नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। सरकार ने आतंकवाद के बढ़ते खतरों से निपटने के लिए सक्रिय दृष्टिकोण अपनाते हुए नई राष्ट्रीय आतंक विरोधी नीति और रणनीति प्रहार शुरू की। प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल की जनता को पत्र लिखकर उनसे विकास यात्रा में शामिल होने का आग्रह किया। भारत में इजरायल के राजदूत रुवेन अजार ने कहा, इजरायल इस सप्ताह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए उत्साहित है। इस दौरान दोनों देश निर्णायक रूप से आगे बढ़ेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने वायु प्रदूषण को कम करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से सभी कोयला आधारित उद्योगों को स्थानांतरित करने पर केंद्र से जवाब मांगा। राज्यों से कहा, दीर्घकालिक समाधान के लिए विशिष्ट कार्य योजना प्रस्तुत करें। रॉब जेटन ने नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली और मुंबई में आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप में सुपर 8 में वेस्टइंडीज और जिम्बाब्वे के बीच मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्रालय ने देश की नई राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी नीति और रणनीति प्रहार का अनावरण किया है। ये रणनीति आतंकवाद के बढ़ते खतरों से निपटने के लिए एक व्यापक व्यवस्था प्रस्तुत करती है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसमें आतंकवाद को रोकने और उसका मुकाबला करने के लिए सक्रिय दृष्टिकोण अपनाया गया है। आतंकवाद की समझ और आतंकी घटनाओं के पीड़ितों के अधिकारों पर वैश्विक सहमति बनाने के लिए भारत अपना प्रयास जारी रखेगा। देश ने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर एक व्यापक ढांचा तैयार करने की दिशा में कार्य करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। भारत अपनी आतंकवाद रोधी नीति और रणनीति प्रहार को आगे बढ़ाएगा, जिसका उद्देश्य सभी आतंकवादी कृत्यों को अपराध घोषित करना तथा आतंकवादियों, उनके वित्त पोषकों और समर्थकों को धन, हथियार और सुरक्षित ठिकानों तक पहुँच से वंचित करना है। भारत आतंकवादी उद्देश्यों के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के दुरुपयोग की वैश्विक चुनौती से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ मिलकर प्रयास जारी रखेगा। दस्तावेज में भविष्य की उभरती आतंकवादी चुनौतियों से निपटने के लिए प्रौद्योगिकी में निवेश बढ़ाने और निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। साथ ही आतंकवाद को किसी विशेष धर्म, जातीयता, राष्ट्रीयता या सभ्यता से जोड़ने के किसी भी प्रयास को सख्ती से खारिज किया गया है। सरकार ने आतंकवाद और हिंसा के प्रति अपनी अडिग शून्य सहनशीलता की नीति को दोहराया है। साथ ही आतंकवाद के पीड़ितों के प्रति समर्थन की प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए किसी भी परिस्थिति में आतंकवादी कृत्यों के औचित्य को अस्वीकार किया गया है। अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल की जनता को पत्र लिखकर उनसे विकास के सफर में साथ देने की अपील की है। बंगाली और हिंदी में लिखे इस पत्र में प्रधानमंत्री ने मतदाताओं से अपील की है और राज्य के लिए भाजपा के विकास संबंधी दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया है। उन्होंने कहा कि कुछ ही महीने बचे हैं, फिर पश्चिम बंगाल का भविष्य तय हो जाएगा। श्री मोदी ने कहा कि आने वाली पीढ़ी का भविष्य किस राह पर चलेगा, ये राज्य की जनता के सुविचारित निर्णय पर निर्भर करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में नई दिल्ली में संपन्न हुए इंडिया AI इम्पैक्ट समिट की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में संस्कृत का एक श्लोक साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस ऐतिहासिक समिट में भारत की क्षमताओं की वैश्विक स्तर पर व्यापक प्रशंसा हुई है। उन्होंने कहा कि इस समिट ने दिखा दिया है कि प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत के युवाओं की दूरदर्शी सोच मानवता को कितना लाभ पहुंचा सकती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI विश्व भर में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र को नया रूप दे रही है। हाल ही में दिल्ली में संपन्न हुए इंडिया AI इम्पैक्ट समिट में प्रदर्शकों ने प्रारंभिक बीमारी की पहचान, उसके सटीक उपचार और उससे संबंधित स्मार्ट सर्जरी के उद्देश्य से अत्याधुनिक नवाचारों का अनावरण किया। समिट में तनप्रेष डायनेमिक्स के संस्थापक और मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी अभय द्विवेदी ने कहा कि उनकी कंपनी सर्विकल कैंसर की शीघ्र पहचान में स्वास्थ्य कर्मियों की सहायता के लिए AI का उपयोग कर रही है। उन्होंने कहा कि इंडिया AI इम्पैक्ट समिट जैसे मंच वैश्विक विचारों के आदान प्रदान और सहयोग के माध्यम से नवाचार को मजबूत करने में सहायक होते हैं। हम उत्तर प्रदेश सरकार के तकनीकी शिक्षा विभाग का प्रतिनिधित्व करते हुए AI समिट में आए। हमने अपने उत्पाद का प्रदर्शन किया और इसमें कुछ सुधार भी किए। हमारे साथ कुछ अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि भी थे। गेट फाउंडेशन के एक डॉक्टर ने हमसे मुलाकात की ताकि हम अपने उत्पाद अमेरिका में भी पहुंचा सकें। So that we can deploy our product in US as well.
नई दिल्ली में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में भारतीय युवा कांग्रेस द्वारा आज किए गए विरोध प्रदर्शन की देश भर के लगभग 160 शिक्षाविदों ने निंदा की है। प्रतिष्ठित भारतीय संस्थानों के इन शिक्षाविदों द्वारा हस्ताक्षरित संयुक्त बयान में इस कृत्य को अत्यंत खेदजनक और नासमझी भरा बताया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत में इजरायल के राजदूत रुवेन अजार ने कहा है कि इजरायल इस सप्ताह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए उत्साहित है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी की यात्रा के दौरान दोनों देश निर्णायक रूप से आगे बढ़ेंगे। इजरायल के राजदूत ने कहा कि दोनों देश मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा के दौरान भारत और इजरायल सुरक्षा समझौतों को अद्यतन करके रक्षा साझेदारी को और मजबूत करेंगे। भारत और इजरायल कई वर्षों से मिलकर काम कर रहे हैं और हमें अपने मजबूत रिश्ते पर गर्व है। लेकिन दुनिया तेजी से बदल रही है और चुनौतियां भी बढ़ती जा रही है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए हमें अपने रक्षा संबंधों को और मजबूत करना होगा तथा अपने सुरक्षा समझौतों को नया रूप देना होगा। इससे हमें अपनी परियोजनाओं में साथ काम करने और तकनीकी समाधान विकसित करने में मदद मिलेगी। उधर इजरायल में भारत के राजदूत जेपी सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इजरायल यात्रा ऐतिहासिक होगी। यरूशलेम में आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में श्री जेपी सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी इजरायल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू के साथ वार्ता करेंगे। वे राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग से मुलाकात करेंगे। श्री मोदी इजरायल की संसद को भी संबोधित करेंगे। भारतीय राजदूत ने कहा कि यह यात्रा इसलिए महत्वपूर्ण है कि इजरायल और भारतीय इकोसिस्टम एक दूसरे के पूरक हैं। उन्होंने कहा कि बातचीत नवाचार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा, क्वांटम और अन्य क्षेत्रों पर केंद्रित होगी। विजिट के दौरान बहुत सारे एग्रीमेंट्स साइन किए जाएंगे। हमारा जो फोकस एरिया है इस हमारे रिलेशन में, हमारा फोकस एरिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे है। जैसा आप जानते हैं कि इजराइल साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है, इनोवेशन में बहुत आगे है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत आगे है। सो जो क्रिटिकल और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं, इसमें बहुत सारा डिस्कशंस होएगा और उसमें किस तरीके से आगे हमें बढ़ना है उसका एक रोड मैप तैयार किया जाएगा। गयाना के उपराष्ट्रपति भरत जगदेव ने आज नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने बताया कि इस दौरान उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में भारत गयाना संबंधों को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। भारत के पहले और एकमात्र गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के जीवन और विरासत का स्मरणोत्सव राजाजी उत्सव नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी की प्रतिमा का अनावरण किया। अशोक मंडप के पास भव्य सीढ़ी पर राजगोपालाचारी की प्रतिमा की स्थापना एडविन लुटियंस की प्रतिमा के स्थान पर की गई है। राष्ट्रपति ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी भारत के महान सपूत थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने देश के इतिहास पर अमिट छाप छोड़ी है। जो लोग राष्ट्रपति भवन देखने आएंगे उन्हें राजा जी के योगदान से परिचित कराया जाएगा। भारतीय चेतना और समस्त भारतवासियों, विशेषकर कमजोर वर्गों के लोगों से जुड़ाव राजा जी के विचारों और कार्यों में दिखाई देता है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि भारत का औपनिवेशिक प्रभाव से मुक्ति का सफर कोई घटना नहीं बल्कि शासन, कानून, शिक्षा, संस्कृति और राष्ट्रीय पहचान के क्षेत्र में सतत परिवर्तन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि राजगोपालाचारी उत्सव एक अद्भुत पहल है जो राष्ट्र के प्रति सी राजगोपालाचारी के महत्वपूर्ण योगदान के विभिन्न पहलुओं को उजागर करती है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने कहा कि राजा जी की बौद्धिक गहराई, नैतिक साहस और राष्ट्रीय सेवा के प्रति अटूट प्रतिबद्धता पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। सर्वोच्च न्यायालय ने आज राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से सभी कोयला आधारित उद्योगों को स्थानांतरित करने के प्रस्ताव पर केंद्रीय मंत्रालयों से जवाब मांगा है ताकि वायु गुणवत्ता में सुधार सुनिश्चित किया जा सके। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची तथा विपुल एम पंचोली की पीठ ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में लगातार बने वायु गुणवत्ता संकट से निपटने के लिए जवाब मांगे हैं। पीठ ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा अनुशंसित इन दीर्घकालिक समाधानों को लागू करने के लिए एक विशिष्ट कार्य योजना प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने रामसर मान्यता प्राप्त क्षेत्र पूर्वी कोलकाता आर्द्र भूमि पर अवैध निर्माण के संबंध में पश्चिम बंगाल सरकार और कोलकाता नगर निगम की निष्क्रियता पर नाराजगी व्यक्त की है। न्यायालय द्वारा कई बार इन्हें हटाने के आदेश दिए जाने के बावजूद सरकार ने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की है। उच्च न्यायालय ने इस मामले में केंद्र सरकार को भी शामिल करने का आदेश दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना देश की स्वच्छ ऊर्जा यात्रा में एक सराहनीय उपलब्धि है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के सोशल मीडिया पोस्ट का जवाब देते हुए श्री मोदी ने इस योजना से लाभान्वित होने वालों और छतों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने वाले सभी लोगों की सराहना की, जिससे बचत, स्थिरता और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलता है। नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के प्रावधानों के तहत उत्तराखंड में रह रहे 153 हिंदू शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने की प्रक्रिया पूरी हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि वर्षों से भारत में रह रहे शरणार्थी परिवारों को नागरिकता संशोधन अधिनियम के माध्यम से न्याय मिला है। भारत सरकार CAA का कानून देश के अंदर लेकर आई माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, और ऐसे हिंदू, ईसाई, बौद्ध जो भी हमारे बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में हैं, उन सभी को भारत की नागरिकता देने का जो बिल पास हुआ, उसके तहत 153 लोगों को उत्तराखंड के अंदर भी गृह मंत्रालय ने माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में उनको मंजूरी दी है, नागरिकता दी है। और ये एक बड़ा अच्छा सराहनीय कदम है। उन सब लोगों को यहाँ पर रहने का अधिकार मिलेगा। निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के अंतर्गत गणना पूरी होने के बाद आज तमिलनाडु की अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की। नई सूची के अनुसार मतदाताओं की संख्या जो पहले 6 करोड़ 41 लाख थी, घटकर 5 करोड़ 67 लाख हो गई है। सरकार ने सोशल मीडिया पर इन खबरों का खंडन किया है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन एक निवेश प्लेटफॉर्म का प्रचार कर रहे हैं। पत्र सूचना कार्यालय PIB की तथ्य जांच इकाई ने बताया है कि दावे झूठे हैं और वित्त मंत्री ने ऐसी किसी योजना का समर्थन नहीं किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। नीदरलैंड्स में सबसे युवा प्रधानमंत्री रॉब जेटेन को राजा विलियम अलेक्जेंडर ने शपथ दिलाई। श्री जेटेन 3 दलों के गठबंधन वाली सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं। उनके पास संसद के निचले सदन में 150 सीटों में से केवल 66 सीटें हैं। इसलिए श्री जेटेन को कानून पारित करने के लिए विपक्षी दलों के साथ बातचीत करनी होगी। तेहरान में भारतीय दूतावास ने ईरान में रह रहे भारतीय नागरिकों से देश छोड़ने का आग्रह किया है। इसके लिए वाणिज्यिक उड़ानों सहित किसी भी परिवहन साधन का उपयोग करने की सलाह दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वश्रेष्ठ बाल और पारिवारिक फिल्म श्रेणी में प्रतिष्ठित ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स BAFTA पुरस्कार जीतने के लिए मणिपुरी भाषा की फिल्म बूंग की टीम को बधाई दी है। मुंबई में ICC T20 क्रिकेट विश्व कप में सुपर 8 में के ग्रुप 1 के मैच में वेस्टइंडीज ने जिम्बाब्वे को 255 रन का लक्ष्य दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए वेस्टइंडीज ने निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट पर 254 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। अहमदाबाद में कल भारत को अपने सुपर 8 के पहले मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका से हार का सामना करना पड़ा था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने आतंकवाद के बढ़ते खतरों से निपटने के लिए सक्रिय दृष्टिकोण अपनाते हुए नई राष्ट्रीय आतंक विरोधी नीति और रणनीति प्रहार शुरू की। प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल की जनता को पत्र लिखकर उनसे विकास यात्रा में शामिल होने का आग्रह किया। भारत में इजरायल के राजदूत रोएन अजार ने कहा, इजरायल इस सप्ताह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए उत्साहित है। इस दौरान दोनों देश निर्णायक रूप से आगे बढ़ेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने वायु गुणवत्ता को कम करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से सभी कोयला आधारित उद्योगों को स्थानांतरित करने पर केंद्र से जवाब मांगा। और मुंबई में ICC T20 क्रिकेट विश्व कप में सुपर 8 में वेस्टइंडीज ने जिम्बाब्वे को 255 रन का लक्ष्य दिया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।